हेलो ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को सुप्रभात। मैं बर्नन रॉय अचीव पॉइंट्स की तरफ से ये क्लासेस लाइव क्लास फॉर आईएएस प्रिपरेशंस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और एक बार आ गए आपके सहायता के लिए। हम सब जानते हैं कि आने वाले 3-3.5 महीना में यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे वो लोग फॉर्म भर चुका है, प्रिपरेशन ले रहे हैं या फिर इंस्पायर्ड है प्रिपरेशन लेने के लिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि गाइड, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू यूपीएससी प्रीलिम्स। आप कैसे अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन लेके आप कैसे यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस मॉर्निंग 6 to 8 AM मंडे टू फ्राइडे एंड इवनिंग 10 PM to 11:30 PM मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे हम लोग वीडियोस बना रहे कुछ पार्ट में, टेकिंग दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी 2020-21 में जो क्वेश्चंस आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, उसी का चर्चा हम लोग कर रहे हैं उठा के कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे पढ़ना है, ताकि ये सब का नॉलेज आप लोगों को हो जाए। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में जाने। यहाँ पे हम लोग उसी इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड करेंगे। तो टुडे इज इंडियन इकोनॉमिक्स पार्ट 3। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विथ रेफरेंस टू इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन एक्सटर्नल डेप्ट। फर्स्ट नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स, सेकेंड कमर्शियल बोरोइंग्स एंड थर्ड डेप्ट फ्रॉम मल्टीलैटरल एजेंसीज। देखिए इसको आसान करते हैं। एक इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट मतलब भारत के बाहर जो ऋण है या फिर जो लोन है। हम लोग वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर कोई ना कोई देश से उधार लेते ही रहते हैं और वो उधार गवर्नमेंट किसके नाम से लेता है? पब्लिक के नाम से, इन द नेम ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो उधार है गवर्नमेंट का वो किसके ऊपर चढ़ता है? वो चढ़ता है हम लोगों के ऊपर। करेंटली इंडिया का डिपॉजिट जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो खड़ा है अराउंड $522 बिलियन पे, मतलब $522 बिलियन हमारा एक्सटर्नल डेप्ट है, उधार है खाली दुनिया पे। अगर इसी को आप लोग 140 करोड़ पीपल से डिवाइड कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हर एक इंसान के ऊपर भारत में कितना कर्ज है। तो यहीं पे यही बोला गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये जो एक्सटर्नल डेप्ट है इसमें सबसे ज्यादा किसका है? शेयर, हिस्सेदारी सबसे ज्यादा शेयर किसका है? ज्यादा से लेके कम तक आपको आना है। नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट मीन्स अनिवासी जमाए, मतलब जो भारतीय बाहर रहते हैं NRI और इंडिया में पैसा डिपॉजिट करते हैं उसका शेयर, जिसे हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। दूसरा है कमर्शियल बोरोइंग्स। कमर्शियल बोरोइंग्स क्या है? कमर्शियल बोरोइंग्स आर जो बिजनेस पर्पस में या फिर वाणिज्यिक उधारियाँ। हम लोग अगर मुझे बिजनेस चलाना है तो मैं उधार लेता हूँ, जैसे दोज आर कॉल्ड कमर्शियल बोरोइंग्स। पर्सनल लोन नहीं, कमर्शियल लोन या कमर्शियल पर्पस। और तीसरा है डेप्ट फ्रॉम मल्टीलैटरल एजेंसीज, बहुपक्षीय अधिकरणों से ऋण, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक है, यहाँ से लोन वगैरह लेते ही रहते हैं देश। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो भारत का उधार है दुनिया में वो किसका है? यही है हमारा सवाल। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब 213। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो 2 का मतलब क्या हुआ हमारा? अगर ऑप्शन सी ले लूँ, हमारे सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल डेप्ट कहाँ से आता है? कमर्शियल बोरोइंग से, मतलब वाणिज्यिक जो उधारियाँ लिया जाता है उसका दबाव सबसे ज़्यादा है। ये हो गया हमारा नंबर 1, जो वाणिज्यिक बोरोइंग से या उधार है। फिर आते हैं 1, मतलब रेमिटेंस, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। और उसके बाद आता है हमारे डेप्ट फ्रॉम मल्टीलैटरल एजेंसीज, मतलब जितना पैसा हम लोग वर्ल्ड बैंक वगैरह से उधार लेते हैं उससे ज़्यादा पैसा हम लोग कमर्शियल उधारी में ले लेते हैं, जिसका फटका हम लोगों के ऊपर पड़ता है। तो इसी हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा?
हमारा राइट आंसर होगा 213। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कमर्शियल बोरोइंग्स है एक्सटर्नल डेट में 39.4%, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट है 23.4%। तो दोनों को मिला के हमारा ऑलमोस्ट 60 क्रॉस कर जा रहा है। तो 60% से ज़्यादा तो ये दोनों ही है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू जीवन प्रमाण स्कीम। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन प्रमाण योजनाएं बनाए हैं। ये योजना से जुड़े, ये योजना एक्चुअली है क्या, इसका ये बात है। फर्स्ट, इट इज ए बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स। मतलब जो पेंशन भोगी है उन लोगों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल प्रमाण पत्र है। मतलब इनका जो लाइफ है, जो सारे क्या बोलूँ उसको, सर्टिफिकेट्स है, वो सारे प्रमाण पत्र डिजिटली वो स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा बोला गया है दिस फैसिलिटीज रेस्ट्रिक्टेड टू पेंशनर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब ये सुविधाएं खाली केंद्रीय सरकार के आधिकारिक या लोगों को ही, नौकरी करने वालों को दिया जा रहा है। तो इनमें से कौन सा सही है हमारा, कौन सा स्टेटमेंट? तो आइए आंसर देखते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए, मतलब वन ओनली स्टेटमेंट, मतलब पहला वाला ही सही है। तो इसका मतलब क्या है हमारा, वाई वन ओनली, 2 नंबर क्यों सही नहीं है? देखिए ये कौन सा प्रोग्राम है, ये तो हमें समझ में आ गया। जीवन प्रमाण, प्रमाण वर्ड का मतलब होता है प्रूफ करना। तो मैं प्रूफ कैसे करूंगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, अगर मेरा बायोमेट्रिक इनेबल्ड हो मेरा सर्टिफिकेट, मतलब डिजिटली उसे गवर्नमेंट एक्सेस कर पाए, तो मेरा जीवन का प्रमाण होगा। तो नाम से ही हमें मालूम चल जाता है कि जीवन प्रमाण मतलब मैं जो जिंदा हूं, मेरा जो जीवन कट रहा है उसका मुझे सबूत देना होगा। तो सबूत मेरा सर्टिफिकेट ही बोलेगा अगर वो डिजिटली हुआ तो। और दूसरा ये सही नहीं है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? सिंपली बिकॉज ये खाली किसी 1-2 लोग के लिए नहीं हो सकता। ये चीज कहाँ पे होगा या किसके लिए होगा? ये चीज होगा सबके लिए। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर्स बोल के ऐसा कुछ नहीं है। ये राज्य सरकार भोगी जो काम करता है वो लोगों के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कंसीडर द स्टेटमेंट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इट एडॉप्ट्स ए वेलफेयर अप्रोच टू इंश्योर इंडियाज फूड सिक्योरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी दृष्टिकोण को अपनाता है। मतलब हमारे खाद्य का जो सुरक्षा है फूड का, उसके लिए एक वेलफेयर अप्रोच, ताकि कल्याण हो, फूड सबको मिले। दूसरा है इट एंटाइटल्स अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेड। सब्सिडी का मतलब है जो एक्स्ट्रा पेमेंट गवर्नमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग राशन सिस्टम बोल सकते हैं। तो राशन में चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, ये क्या होता है, कम पैसे में मिलते हैं गरीब लोगों को, मार्केट रेट से बहुत कम में, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा सरकार पे कर देता है। दैट इज सब्सिडाइज फूड ग्रेन। अब इट एंटाइटल्स अप टू 75%, मतलब गांव इलाके में 75% लोग और शहर इलाके में 50% लोग आबादी इसका सुविधा ले सकता है। और 3, द एक्ट इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड अंडर आर्टिकल 21। मतलब ये जो नियम है, अधिनियम है, ये भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद में दिया गया है कि ये संवैधानिक हमारा अधिकार है कि गवर्नमेंट इसको चालू करे और जो गरीब लोग हैं वो लोगों को खाना मिले, फूड सिक्योरिटी सबके लिए इक्वल हो। तो इनमें से कौन सा सही है स्टेटमेंट? 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। तो आइए देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स 2 and 3 ओनली। पहला वाला हमारा सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा?
हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब ए वाला सही है और ए वाला सही है। ए हमारे संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को संविधान के 21वां अनुच्छेद में दिया गया है कि सबको खाना मिले, गरीब भूखा ना रहे। और दूसरा हमारा है क्या कि फुलफिल में गांव इलाके में 75% लोग और शहर इलाके में 50% आबादी कम से कम खाना मिले उसको। सब्सिडाइज फूड ग्रेन टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस का मतलब होता है रेशन सिस्टम, यानी रेशन व्यवस्था। तो सरकार राशन के थ्रू गरीब लोगों तक खाना पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है, और इसी को फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग ए गवर्नमेंट अलाउ समवन एल्स टू प्रोड्यूस द पेटेंटेड प्रोडक्ट विदाउट कंसेंट ऑफ द पेटेंट पावर। बोला गया है अनिवार्य लाइसेंस के अंतर्गत सरकार पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी और को पेटेंट उत्पाद का या उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करती है। मतलब सिंपल है, पहला स्टेटमेंट में कथन में बोला गया है कि सोचिए अगर मैं कुछ चीज इन्वेंट करूं और उसका मैं पेटेंट ना लूं इन्वेंट करने के बाद, तो सरकार अगर दूसरा कोई इसको बनाए प्रोडक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर, मैंने जो बनाया है मेरा कंसेंट ना लेके वो दूसरे कोई व्यक्ति इसको बना सकता है और सरकार इसका अनुमति भी देगा। जैसे मैंने कोई नोट्स बनाया और मेरा नोट्स मेरा दोस्त ले लिया, लेके वो पढ़ के वो नोट्स सबको सप्लाई कर रहा है, बोल रहा है कि देखो मैंने बनाया है, तो नाम उसी का होगा। तो और इसको अलाउ भी किया जा रहा है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है। दूसरा बोला गया है ट्रिप्स एग्रीमेंट प्रोहिबिट्स कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट यूज ऑफ ए पेटेंट विदाउट ऑथराइजेशन। मतलब ट्रिप्स एग्रीमेंट बोलते हैं कि जो आविष्कर्ता है उनके कंसेंट के बिना, मतलब उनके परमिशन के बिना उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता, चाहे वो इंसान हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। और तीसरा है अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट लॉज कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज नॉट अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब अनिवार्य लाइसेंसिंग भारतीय पेटेंट कानूनों के अनुसार कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी भी परिस्थिति हो या असुविधाएं हो। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? 1, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो आइए देखते हैं इसका हमारा आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए। ए का मतलब है हमारा कि 1 ओनली, मतलब पहले कथन हमारा सही है और बाकी दो सही नहीं है। तो फर्स्ट वन इज राइट और बाकी का जो दो है वो दो हमारा रॉन्ग है, यही यहाँ पे बोला गया है। तो आइए देखते हैं क्यों। सिंपल सा है, क्या बोला गया है? कंपल्सरी लाइसेंसिंग आर ऑथराइजेशन गिवन टू थर्ड पार्टी बाय गवर्नमेंट। मतलब मैं कोई चीज बनाऊं और ट्रिप से ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। मतलब मैंने जो बनाया है उसको अगर मैं पेटेंट ना करूं तो वो गवर्नमेंट किसी और को देके बना सकता है और उसमें मेरा कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। क्लियर? क्योंकि जो चीज पब्लिक के अगर मैं पेटेंट करवा लूं तो वो परमिशन हो गया है, अब तब मेरा परमिशन लगेगा। लेकिन अगर वो कोई थर्ड कंपनी बनाए तो उसके लिए परमिशन नहीं लगेगा, गवर्नमेंट उसको दे सकते हैं अंडर इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग गवर्नमेंट किसी और को दे सकता है वो चीज बनाने का अधिकार जो मैंने बनाया है। ट्रिप्स एग्रीमेंट यहाँ पे काम नहीं करता क्योंकि
अगर गवर्नमेंट कर सकता है मेरे कंसेंट के बिना मेरे काम का यूज़, तो फिर ऑथराइजेशन मेरा परमिशन क्यों चाहिए उसे? तो दूसरा वाला हमारा गलत हो गया। और थर्ड वाला, अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज नॉट अलाउड। नहीं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग हमारा अनिवार्य है। अनिवार्य लाइसेंसिंग किसी भी हालत में हमें जरूरी होता है, उसके बिना हम कर नहीं सकते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है? सबसे पहले आपको तो ये जानना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट 1 पे दिया गया है पहले कथन में, दीज आर फंड्स दैट इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड ऑन एक्सचेंज। मतलब ये वो फंड्स है या वो पैसा है जो सोने में निवेश किया जाता है, स्वर्ण में। हम लोग जैसे गोल्ड खरीदते हैं, मतलब क्या, वो मेरा एसेट हुआ, तो मैंने उसमें पैसा लगाया। अब जब गोल्ड का दाम बढ़ गया, सोचो मैंने 45,000 जब है 10 ग्राम का, मैंने 10 ग्राम सोना खरीदा 45,000 रुपए से, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ। जब उसका गोल्ड का प्राइस 50,000 हो जाएगा 10 ग्राम, मैं बेच दूंगा। एक्सचेंज उसी को बोलते हैं। तो मेरा एक झटके में 5,000 का फायदा हो गया। सेकेंड है, गोल्ड ईटीएफ्स आर लिंक टू द फ्लक्चुएटिंग गोल्ड प्राइस। मतलब ये जो सोने के भाव जो कीमत में ऊपर नीच होता रहता है, गोल्ड ईटीएफ को इससे लिंक किया गया है। मतलब मैं जो खरीदा, बेचने के वक्त मुझे वही प्राइस मिलेगा ऐसा नहीं है, करंट प्राइस मिल सकता है मुझे। तो ये मेरा प्रॉफिट लॉस दोनों ही हो सकता है, लिंक है। अगर लिंक नहीं होगा तो जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया वही पैसा मुझे मिलेगा। और तीसरा है, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। गोल्ड एक तरह का एसेट्स या सिक्योरिटी होता है, इन पे एक टैक्स लगता है जो बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, छूट प्रदान। इन्हें प्रतिभूति लेन देन कर बोलते हैं। तो दीज आर एक्सटेम्प्टेड, मतलब गोल्ड ईटीएफ को इनसे बाहर रखा गया। गोल्ड ईटीएफ में ट्रेड करने से या वाणिज्य करने से हमें इन सब का जरूरत नहीं है, यही बोला गया है। तो आइए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब है कि तीनों के तीनों हमारा सही है। ऑल 1, 2 and 3 तीनों हमारा सही है। मतलब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है? जहां पे हम गोल्ड पे पैसा लगा के, पैसा दे के गोल्ड खरीदते हैं और बाद में दाम बढ़ने से उसको बेच देते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट राइट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है फ्लक्चुएटिंग प्राइस। अगर मैं 45,000 में खरीद के 1 साल बाद 45,000 में ही बेचूं, तो फिर मेरा फायदा क्या हुआ गोल्ड ईटीएफ लेने का? इसका मतलब वो लिंक्ड है, वो जुड़ा हुआ है फ्लक्चुएटिंग गोल्ड प्राइस से। तो मैं जब एक्सचेंज करूंगा मुझे प्रॉफिट हो, इसीलिए तो खरीदते हैं। और तीसरा है हमारा, दीज आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब जो प्रतिभूति लेन देन कर है उसे ये छूट प्रदान करता है, यही बोला गया है यहाँ पे। तो क्या ये छूट प्रदान होता है? ये आप लोगों के ऊपर में छोड़ता हूं कि क्या यहाँ पे छूट प्रदान होता है, गोल्ड ईटीएफ को एक्सटेम्प्ट किया जाता है। तो ये हमारा होगा राइट आंसर हाँ। क्यों? बिकॉज सरकार की तरफ से आपको गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सरकार को भी लाभ हो रहा है, क्योंकि सरकार को टैक्स मिल रहा है वहाँ से। जब आप खरीदते हैं गोल्ड, तो जहाँ से खरीदते हैं वहाँ से सरकार को टैक्स मिल रहा है। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सरकार तो पहले ही कमाई कर रहा है, तो फिर और कमाई का क्या जरूरत। इसीलिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ये सारा ऊपर के कथन सही है। तो ये रहा हमारा आज का 5 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पार्ट 3 का। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या खुद अपने काम में लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। AP विकास यादव ये चैनल का नाम है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमसे जुड़े रहिए ऐसे वीडियोस के लिए जहाँ पे
आपको नॉलेज गेन हो और आप उसको काम में लगा सके, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो या फिर चाहे वो आपका प्रैक्टिकल, अगर कोई आप काम करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका उसमें फ़ायदा हो। अगर आप यूपीएससी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर आप इंस्पायर्ड है, यूपीएससी आपका चिंता भ्रम में है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे लाइव क्लास के साथ, जहाँ से आपको हम लोग गाइड करेंगे कि कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो इतना तक ही बोल के आज हम लोग ख़त्म करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए। तो स्वस्थ रहे, सजग रहे और अपना ध्यान रखें और अपने जो लक्ष्य है, गोल है, उसके तरफ तेज़ी से बढ़े। ये बोल के हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।